से बताया गया तो कांग्रेस के कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। अभय चौटाला ने कहा कि हमने कांग्रेसियों पर आरोप लगाया था कि एक षड्यंत्र के तहत सीबीआई और केंद्र के साथ मिलकर ओम प्रकाश चौटाला ने फंसाया था। ओम प्रकाश चौटाला को जेल में भेजने के लिए कांग्रेस दोषी है और उनकी वजह से 10 साल जेल में रहना पड़ा। जितनी दोषी कांग्रेस है उतनी ही दोषी आम आदमी पार्टी है, जो कि 2018 में जेल से बाहर आ जाना चाहिए था। ओम प्रकाश चौटाला को लेकिन आम आदमी पार्टी की वजह से 2.5 साल ज्यादा जेल में रहना पड़ा। अभय चौटाला ने जेजेपी को घेरा। जेजेपी की तरफ से कि जेल में रोकने की कोशिश की गई। ओम प्रकाश चौटाला के रिहा होने पर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला ने खुशी जता रहे हैं, लेकिन वह बताएं कि जब ओम प्रकाश चौटाला का एक्सीडेंट हुआ तब अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने फोन करके भी उनसे हालचाल नहीं पूछा। अभय चौटाला ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओम प्रकाश चौटाला को 2.5 साल जेल में ज्यादा रखने का काम किया है। केंद्र सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया था जिसमें उन कैदियों ने जिसने 50% से ज्यादा सजा काटी है, हैंडीकैप हो या 60 वर्ष आयु की सीमा के हो, उन्हें जेल से रिहा किया जाए। लेकिन दिल्ली सरकार ने बाकी कैदियों को रिहा कर दिया, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला को रिहा नहीं किया। अभय चौटाला ने आगे कहा कि ओम प्रकाश चौटाला को जेल में मोबाइल मिला, तंबाकू मिला, इस तरह के झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में रोकते रहे। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला सभी नौटंकी कर रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला ने अपने आज के संबोधन में कहा कि जिस दिन वह स्वस्थ हो गए उस दिन वह किसानों को समर्थन देने टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर जाएंगे। भाजपा जेजेपी लुटेरों का गिरोह है। किसान को हर हालत में किसानों की मांगों को मानना पड़ेगा। अगर सरकार टकराव करेगी तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अभय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ की दुकान है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा की कठपुतली है। जिला परिषद नगर पालिका का चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेंगे। देखिए अभय चौटाला ने क्या कहा। नमस्कार, नमस्कार का स्वागत है। पिछले दिनों जब चौटाला साहब की रिहाई की खबर आई और दिल्ली की तिहाड़ जेल की तरफ से चौटाला साहब के वकील को इन्फॉर्म किया गया, बताया गया कि चौटाला साहब की सजा पूरी होगी और वो जब चाहे आकर के जेल से अपनी रिहाई के ऑर्डर लेकर के जा सकते हैं, तो कांग्रेस के कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया जब हमने कांग्रेस के लोगों के ऊपर खुला एक आरोप शुरू से लगाया था कि एक षड्यंत्र के तहत चौटाला साहब के खिलाफ सीबीआई और केंद्र की सरकार से मिलकर के केंद्र की सरकार का सीबीआई पे दबाव बना करके चौटाला साहब को एक षड्यंत्र के तहत इस केस में फंसाया गया था। उसके बाद कांग्रेस के 6-7 एमएलए ने एक संयुक्त बयान दिया था और कहा था कि आरोप गलत है, झूठे हैं। उन बेचारों की मजबूरी थी
उनको तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऑफिस की तरफ से बुला करके जिस तरह की बात उनको समझा दी गई, जिस तरह से उनको लिख करके दे दिया, उन्होंने आप सब साथियों के सामने बैठ करके वही बात, वही राग अलापने का काम किया, जबकि पूर्ण रूप से चौटाला साहब की सजा के लिए कांग्रेस पार्टी दोषी है। उन्होंने ही षड्यंत्र रचा, उन्हीं के षड्यंत्र की वजह से चौटाला साहब को 10 साल की कैद हुई। जहां कांग्रेस दोषी है, वहीं आप पार्टी की सरकार ने, दिल्ली की ने भी चौटाला साहब की रिहाई 2018 में हो जानी चाहिए थी। जानबूझ करके उन्होंने इस कोविड का भी सहारा लिया और कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स थे उनकी भी अनदेखी करी और चौटाला साहब को 2 वर्ष 2.5 वर्ष तक जेल में ज्यादा रखने का काम किया। मैं पहले तो उन कांग्रेसियों की पोल आपके सामने खोल देता हूं कि जो इस तरह की बात आपके बीच में आकर के कह गए थे, उनसे पूछने वाला हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार बनी थी 2003 के अंदर, जब हमारी गवर्नमेंट थी, उस वक्त में जिस संजीव कुमार आईएएस का बारी बारी से जिक्र आता है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर लगा हुआ था और जिसने एजुकेशन का डायरेक्टर रहते हुए स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए जो डेस्क खरीदे गए थे, जो बैठने के स्टैंड थे, बैठने के जो स्टूल थे, उनकी खरीद के अंदर उसने बेईमानी करी थी। उसकी जांच हुई और उसकी जांच होने के बाद चौटाला साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया था। उससे पहले तो ना तो कोई जेबीटी का जिक्र था। जेबीटी के टीचर तो ज्वाइन किए हुए उस वक्त उनको 2 वर्ष से ज्यादा समय हो गया था। तब कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं थी कि जेबीटी की भर्ती में भी किसी किस्म की कोई धांधली हुई है। 2003 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, रणदीप सुरजेवाला ने, करण दलाल ने, तीनों ने मिलकर के, करण दलाल ने और सुरजेवाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ संजीव कुमार की मीटिंग कराई और उससे कहा कि आप तो सस्पेंड हो रखे हो, आप कल टर्मिनेट हो सकते हो, आपके खिलाफ जांच चल रही है, आप फंस सकते हो, क्यों नहीं आप चौटाला साहब के ऊपर कोई आरोप लगाओ। और उसने फिर ये मन गढ़ंत आरोप लगाए कि फाइलें चेंज करी गई। उसने ये कहा कि मेरे से बुला करके मुझे नया रिकॉर्ड थमाया गया। आज तक जो पहला आदेश कोर्ट का था, उस आदेश के अंदर भी साफ साफ ये लिखा हुआ है, ये कहीं पे भी प्रूव नहीं हो रहा कि क्या कोई भी एक भी नौकरी की फाइल जो है इधर से उधर हुई है। ये बात भी कहीं साबित नहीं हुई है उसमें कि किसी अलमारी का कोई ताला टूटा हुआ। ये भी कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे थे। जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर की कॉपी आप पढ़ोगे, आप उसको देखोगे सारे को, आजकल तो टोटल नेट पे मिलती है, उसमें कहीं कोई एक नए पैसे के लेन देन की बात भी नहीं। अगर आप ऑर्डर को पढ़ोगे तो आपको खुद को यह एहसास होगा कि एक षड्यंत्र है। उसके अंदर देखने वाली बात एक और है। रजनी शेखरी नाम की एक आईएएस अधिकारी थी, सिब्बल, जो रिटायर्ड होगी। सबसे पहले कांग्रेस का राज बढ़ने के बाद सीबीआई की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर संजीव कुमार की तरफ से जो एप्लीकेशन लगी थी, जो उसने रिट दायर करी थी, उसमें ऑर्डर ये हुआ था कि सीबीआई इसकी जांच करे
और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करे। उसकी जो जांच हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं हुई। सीबीआई ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट को समय समय पे जाकर के नहीं बताया था कि जांच कहां तक पहुंच गई। उसके साथ साथ सबसे पहले 161 के अंदर उसके रजनी शेखरी सिब्बल के बयान दर्ज हुए, और रजनी शेखरी सिब्बल कोई और नहीं है, जो कपिल सिब्बल है उनकी कजन सिस्टर है, जो उस वक्त में लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे केंद्र में। ये उनकी सिस्टर है, उनके ऊपर उनसे उनकी पत्रवधु है, उनसे बयान दर्ज कराए गए। उसने 161 में जब अपने बयान कोर्ट में दर्ज कराए, उस वक्त कहीं चौटाला साहब का या चौटाला साहब के साथ और जिनको आरोपी बनाया गया, चाहे वो शेर सिंह बड़शामी था चाहे अजय सिंह थे, उसने किसी का भी नाम नहीं लिया अपने बयान में। ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं। 161 के बयान में कहीं कोई नाम नहीं है। और जब चार्जशीट दायर की गई कोर्ट के अंदर, उस वक्त में चौटाला साहब कहीं मुजरिम नहीं थे। ना अजय सिंह मुजरिम था, ना चौटाला साहब थे, ना ये आपका शेर सिंह बड़शामी मुजरिम थे। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है 2 बार डायरेक्टर सीबीआई के घर जाकर के मिल करके आए, ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। और 2 बार जब मिल करके आए, उसके बाद एक एडिशनल चार्जशीट जो है सीबीआई की कोर्ट के अंदर दी गई, जिसमें 120 बी के तहत चौटाला साहब को, अजय सिंह को और उसको शेर सिंह बड़शामी को मुजरिम बनाया गया। क्योंकि उस वक्त केंद्र के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, और सीबीआई तो आज कांग्रेस भी ये बात मानते और कहते हैं कि सीबीआई तो सरकार का तोता है, कठपुतली है, जैसे सरकार चाहती है वैसे सीबीआई बोलती और लिखती है। तो उस वक्त इन्होंने भी उसका खूब मिसयूज किया। जब इन्होंने मिसयूज किया तो आज इनको इसी बात को लेकर के तकलीफ है कि आज भी उसका मिसयूज फिर से हो रहा है। और उसके बाद जो है चौटाला साहब का उस केस के अंदर 120 बी में नाम डाला गया। जो कांग्रेसी ये कह रहे थे कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है, मैं उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा हूं। अगर उनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो उन कांग्रेसियों को जो आपके बीच में बयान दिए थे उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। किस तरह से दिल्ली की सरकार ने चौटाला साहब को जो है 2.5 वर्ष और ज्यादा जेल में रखने का काम किया। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं, ये आदेश भारत सरकार के, ये आदेश हाई कोर्ट के, ये आदेश दिल्ली सरकार के, जो मेरे हाथ में जिसकी कॉपी है। मैं आपको डेट वाइज डिटेल से बता रहा हूं। एक ऑर्डर भारत सरकार की तरफ से हुआ था। भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें महात्मा गांधी की 150वें जन्म दिवस पर 60 साल से ऊपर 70% विकलांग वाले जो कैदी थे, जिन्होंने 50% सजा पूरी कर ली थी, उन कैदियों के रिहाई के आदेश जारी केंद्र की सरकार की तरफ से हुए थे। सब प्रदेश की सरकारों को उन्होंने लिखा था कि हमारा ये फैसला है, आपको भी इस फैसले को मान करके इस तरह के सजायाफ्ता लोग जो है उनको रिहा करना चाहिए। चौटाला साहब जो है 2018 सितंबर तक, ये ऑर्डर अक्टूबर का है, और ये सितंबर 2018 तक 7 साल की जेल काट चुके थे। हम उस 50% वाली कैटेगरी में भी आते थे, और चौटाला साहब 70% हैंडीकैप वाले में भी आते थे। और उम्र के हिसाब से भी उनकी उम्र उस वक्त 80 वर्ष हो चुकी थी, 80 से ज्यादा।
उनकी उम्र उस वक्त 82 साल के करीब थी, 82-83 साल। वो अपनी उस उम्र वाली कंडीशन को भी पूरा कर रहे थे। सारी कंडीशन पूरी करने के बावजूद भी और कैदियों को छोड़ दिया गया था, लेकिन चौटाला साहब को रिहा नहीं किया गया। उनको रिहा ना करने के पीछे इस किस्म के आरोप जेल में उनके ऊपर लगाए गए, जो स्वयं जेल के अधिकारियों ने माना कि ये जो भी आरोप इनके ऊपर लगे वो सारे गलत हैं। अब जब जेल की रिहाई के वक्त जो जेल की तरफ से एक अपनी तरफ से एक जेल की तरफ से लिख करके भेजा जाता है कि इनका किस तरह का करैक्टर जेल में रहा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये आदमी आउटस्टैंडिंग, इनसे अच्छा बिहेवियर जेल में किसी का भी नहीं था। उसमें लिखा है कि सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव करने वाले व्यक्ति थे, हर चीज में कोऑपरेट करते थे, जेल के हर नियम की पालना करते थे, मानते थे। इन्होंने एक दिन भी जेल मैनुअल से बाहर जाकर के कोई काम नहीं किया, चाहे मुलाकात की बात थी, चाहे कोई कोर्ट में जाने के लिए था, या कोई और किसी किस्म के भी समय समय के जो आदेश थे उन्होंने उनकी सबकी पालना करी। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट उन्होंने खुद दी है, पर उन पर आरोप लगाते थे कि इनके पास टेलीफोन पकड़ा गया। उस टेलीफोन के नाम के ऊपर भी कहीं चौटाला साहब की रिहाई में रुकावट पैदा करते थे। चौटाला साहब जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में कोई तंबाकू पकड़ी गई, जबकि चौटाला साहब तो तंबाकू सेवन भी नहीं करते थे कभी। उन्होंने तो 77 में तंबाकू फेंक दी थी, उसके बाद उन्होंने कभी बीड़ी, सिगरेट, पान किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। उससे पहले हुक्का पीते थे, वो उन्होंने छोड़ दिया था। इस किस्म के आरोप लगाकर भी उनको जेल में रोकने की कोशिश की गई। चौटाला साहब की जो 7 सितंबर को 2018 को जो 7 साल की सजा पूरी हो गई थी, उनकी रिहाई करनी चाहिए थी सरकार को, लेकिन रिहाई करने की बजाय उनको किसी ना किसी तरीके से रोकते रहे। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट के अंदर जाकर के हमने चौटाला साहब की रिहाई के लिए जो सरकार की तरफ से आदेश थे उनकी कॉपी साथ लगा करके एक रिट दायर करी कि चौटाला साहब को रिहा किया जाए। हाई कोर्ट का आदेश है दिल्ली की सरकार को कि 4 हफ्ता के अंदर अंदर दिल्ली की सरकार ये बताए कि चौटाला साहब जब सारी कंडीशन को पूरा कर रहे हैं तो इनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा। उस कोर्ट के ऑर्डर को किस तरह से अनदेखी की दिल्ली की सरकार ने। जब समय पूरा हुआ तो जाकर के कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है जेल की तरफ से हमें अब तक प्राप्त नहीं हुए, इसकी वजह से आगे डेट दी जाए। कोर्ट ने अगली डेट दे दी। उन्होंने हमें लिख करके भेज दिया कि जो ऑर्डर कोर्ट ने किया है हम चौटाला साहब को रिहा नहीं कर रहे। हमने दोबारा कोर्ट को जाकर के एप्लीकेशन मूव करी और कहा कि आपने जो ऑर्डर किया था उसकी कॉपी उन्होंने चौटाला साहब को भेज दी, ये कॉपी है, कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला करे। कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि या तो 4 सप्ताह में आप अपना फैसला करो और आप नहीं करोगे तो फिर हम अपना फैसला सुनाएंगे। हमने उनसे कहा था भी ये आदेश तो पहले ही किए थे दिल्ली की सरकार ने, वो तो रिहा करना ही नहीं चाहते, इसलिए हम कोर्ट में आए हैं। कोर्ट आदेश करे, हमें तो कोर्ट जो आदेश करेगी हम उसको मानेंगे। उसके बाद कोर्ट ने फिर दोबारा उनको उस दौरान जो है कोर्ट की छुट्टियां होगी और छुट्टियां होने की वजह से कुछ समय निकल गया। हमने चौथे महीने में फिर दोबारा जब कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई तो कोर्ट ने फिर 24 दिन का समय दे दिया। 24 दिन का समय देने के बाद दिल्ली वालों ने, सरकार वालों ने उस दिल्ली की कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था
उसको कहीं लटकाया, और उसी दौरान जिस बेंच के पास हमारा केस लगा हुआ था वो बेंच ट्रांसफर हो गया, और बेंच ट्रांसफर होने की वजह से लंबी डेट ले गए, लंबी डेट ले गए। उसी दौरान कोविड आ गया, अब कोविड का बहाना करते रहे। अब दोबारा से फिर उसी बेंच को, जिस बेंच को सबसे पहली एप्लीकेशन लगी थी, उसी जो जस्टिस थे उनके पास फिर हमारा केस लगा। उन्होंने बड़ा सख्त आदेश दिया उसमें कि जो मेरा पहला ऑर्डर था, मुझे ध्यान है कि मैंने जो ऑर्डर किया था उस पर दिल्ली सरकार ने तुरंत इनको रिहा क्यों नहीं किया। फिर ये कोविड आ गया, इस कोविड की वजह से फिर अदालतों में सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इस दौरान हमने अपनी तरफ से दिल्ली सरकार को एक अपने वकील के माध्यम से आरटीआई में मांगा कि बताएं कि चौटाला साहब की रिहाई कब है। उन्होंने तुरंत लिख करके दे दिया कि इस डेट तक इनकी सजा पूरी होती है, ये रिमिशन है 6 महीने की, हम इनको रिलीज कर रहे हैं। मतलब किस तरह से उनको रोकने की लगातार आप पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी और जेजेपी वालों की तरफ से भी ये कोशिश रही। मुझे हैरानी है, दुष्यंतकार दिग्विजय का बयान आया था, कह रहे थे कि हमें बहुत खुशी है चौटाला साहब रिहा हो रहे। उनसे पूछने वाला हो, चौटाला साहब का एक्सीडेंट हुआ था, उनके हाथ में फ्रैक्चर आया था, आज उनकी रिहाई पे तुम्हें खुशी हो रही है। उस दिन जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ उस दिन तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? अगर तकलीफ हुई, अगर कोई रिश्ता था, तो फिर तुम उनसे टेलीफोन पे क्यों नहीं संपर्क किया? क्यों नहीं चौटाला साहब से हॉस्पिटल मिलने गए? क्यों नहीं उनके स्वास्थ्य की जाकर के जानकारी मांगी? ना अजय सिंह गया, ना इसके दोनों बेटे गए। ये जो आज लोगों के सामने कहीं ये कह करके सहानुभूति लेना चाहते हैं कि हम तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे बहुत आदरणीय हैं, उनसे ये पूछने वाला हो कि जब तुम्हारा और आप पार्टी का समझौता था, जींद का बाई इलेक्शन था, अजय सिंह तो 21 दिन की पैरोल पे था और चौटाला साहब की 21 दिन की फरलो मंजूर हुई थी। और चौटाला साहब जब फरलो मंजूर हो गई थी, मंजूर होने के बाद बॉन्ड जब भर दिए गए थे तो उनके बॉन्ड को रोक लिया गया और रोक करके उसमें कंडीशन लगा दी कि आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लोगे। वो तो फरलों पे आ रहे थे, वो कौन सा कोई कहीं भाषण देने जा रहे थे, क्योंकि जिनका बाई इलेक्शन था, ये लोग डरे थे इस बात से कि कहीं अगर वो आए तो उससे कोई हालात ना कोई और तरह के बदल जाए। इसलिए इन्होंने उस वक्त केजरीवाल के साथ मिलकर के उनकी फरलों को रोकने का काम किया। 18 तारीख को तो ये कंडीशन लगाई जाती है, 17 को फरलो होती है, 17/1/2019 को फरलो होती है। 18/1/2019 को उनके ऊपर किसी पॉलिटिकल मीटिंग में एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लोगे, इस बात की कंडीशन लगा दी जाती है। और 19 तारीख को सत्येंद्र जैन जो होम मिनिस्टर था, जो जेल मंत्री था, उसकी तरफ से चिट्ठी लिख करके दी जाती है और कहा जाता है कि चौटाला साहब को तब तक रिहा नहीं किया जाए जब तक जींद का उपचुनाव ना हो जाए। जब कंडीशन थी तो अगर चौटाला साहब किसी मीटिंग में जाते तो ऑटोमेटिक ही उनकी फरलो खत्म हो जाती, कैंसिल हो जाती। लेकिन क्योंकि आप पार्टी और इनका आपस में समझौता था जेजेपी वालों का, और इन्होंने जानबूझ करके चौटाला साहब को इस तरह से रोकने का काम किया। मेरा सीधा सा सवाल है कि ये सब लोग जो अब नोटंकी कर रहे हैं, अब क्योंकि चौटाला साहब रिहा हो गए, कल फिर इनके मुझे लगता है बहुत सारे बयान आएंगे, क्योंकि आज चौटाला साहब की रिहाई को सारे देश ने देखा है किस तरह से आज 46-47 डिग्री टेम्परेचर में भी हजारों लोग तिहाड़ जेल के सामने थे। हजारों लोग ही जो है दिल्ली और गुड़गांव का जो बॉर्डर है उसके ऊपर आ जाए, चौटाला साहब का उन्होंने वेलकम किया। और उन लोगों ने
फिर से चौटाला साहब से कहा कि हम फिर आपके प्रदेश, आपके नेतृत्व में इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। आज जो लोगों का जुनून था, हजूम था, जो उत्साह था, उससे आज फिर बहुत तकलीफ हुई होगी इनको। वही चौटाला साहब ने सीधा सा फैसला ले लिया। आज की तारीख में तो वो कहीं नहीं जा सकते, उनकी एक मजबूरी है, उनके हाथ में फ्रैक्चर है। डॉक्टरों ने उनको ये सलाह दे रखी है कि अगर आप कहीं जाओगे, बाई चांस हाथ टेढ़ा मेढ़ा रखा जाए, कुछ हो तो दिक्कत हो सकती है, फिर कल को ठीक होना बड़ा मुश्किल है। कि जब तक हाथ आपका पूर्ण तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक आप कहीं भी मूवमेंट ना करें। लेकिन मैं भी चौटाला साहब की प्रेस के साथ जो बात कर रहे थे सुन रहा था, लोगों को एड्रेस कर रहे थे, वो भी मैंने सुना था। उन्होंने बहुत खुल करके कहा है, अब मेरे पे कोई बंदिश नहीं है, अब मैं आजाद हूं, अब मैं खुल करके अपनी जिम्मेवारी को निभाऊंगा। और उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहले सीधा, जैसे ही डॉक्टर मुझे कहेंगे कि अब आप किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हो, जा सकते हो, हमारी तरफ से आप बिल्कुल स्वस्थ हो, सीधा मैं टिकरी के बॉर्डर पे जाऊंगा और जाकर के जो किसान लंबे समय से इन 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनके बीच में जाकर के न केवल उनके बीच जाऊंगा, बल्कि उस आंदोलन को और मजबूत करने का काम करूंगा। जहां टिकरी के बॉर्डर पे जाएंगे, वहीं सिंगू बॉर्डर पे भी जाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर पे भी जाएंगे, पलवल पे भी जाएंगे और शाहजहांपुर के बॉर्डर पे भी चौटाला साहब जाएंगे। और इसका किसान आंदोलन को और ज्यादा ताकतवर बने, इसके लिए पूरे प्रदेश के कार्यक्रम भी उनके बनेंगे। मुझे पत्रकार साथी ने पूछा कि चौटाला साहब के क्या कार्यक्रम है। मैंने उनसे कहा कि चौटाला साहब ना तो हमारे से पहले कहने से रुकते थे और ना आज रुकेंगे। उनके अपने फैसले हैं, वो अपनी सारी जिम्मेवारी उनको पता है कि मेरी क्या है। और उन्होंने जो मेरे से जिस पत्रकार ने पूछा, आज उन्होंने उस बात को फिर दोबारा से मोहर लगा दी कि मैं सीधा किसानों के बीच में जाऊंगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पहले दिन फैसला था कि हम इस किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे, इन काले कानूनों का विरोध करेंगे। फ्यूचर मैंने बताया ना, उनके फ्यूचर के प्रोग्राम वो खुद निर्धारित करते हैं। और उन्होंने बड़ा खुल करके ये कहा है कि मैं सबसे पहले जहां किसान आंदोलन चल रहा है, जो बॉर्डर के ऊपर किसान बैठा है, सबसे पहले उनसे मिलूंगा, उनके बीच में जाऊंगा और उस किसान आंदोलन को अपना समर्थन नहीं बल्कि उसको एक बड़ी ताकत देने का काम करूंगा। और उसके बाद फिर प्रदेश भर में पार्टी के कार्यकर्ताओं से अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जाकर के मिलेंगे। सरकार तो किसान आंदोलन का समर्थन करने वालों से बहुत चिड़ी हुई है। चौटाला साहब पहुंचते हैं तो सीधा सरकार से टकराव होगा। टकराव हो, ये सरकार ने देखना है कि सरकार टकराव चाहती है या सरकार लोगों की जो डिमांड है उस पर विचार करना चाहती है। हर हालत में सरकार जो है किसान की मांगों को मानना पड़ेगा। अगर टकराव करेगी सरकार तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये तो हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री तो ये कहता था ना कि वहां पे जो किसान है वो हरियाणा का नहीं है। ये भी कहता था वहां किसान नहीं बैठा, वहां तो अलगाववादी बैठे हैं, वहां तो आरोप लगाता था खालिस्तानी बैठे हैं। अब रोज ही अखबारों में कहता है मेरी किसानों से अपील है, मेरा किसानों से निवेदन है। अब इसको किसान दिखने तो लग गए। बैम काट दिया कि नहीं काट दिया इसका। और चौटाला साहब के आने के बाद तो मेरी ख्याल बैम रहेगा नहीं, केंद्र की सरकार के दिमाग में वो भी निकल जाएगा।
जेजेपी बीजेपी का तो मड़िया मेट हो गया। ये कोई पार्टियां थोड़ी है, ये तो लुटेरों का गिरोह है। मैं इनको राजनीतिक दल नहीं मानता दोनों को आज की तारीख में। ये तो लुटेरों का गिरोह है। कोई व्यक्ति आप में से मुझे बता दे, इतने पत्रकार साथी बैठे हो, ईमानदारी से ये बता दो कि ये राजनीतिक दल है या लूटने वाले लोग हैं। आज कहीं भी जाओ आप, हर आदमी इन पे सीधा आरोप लगाता है कि खा गए प्रदेश को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है झूठ की दुकान है, और झूठ की दुकान ज्यादा दिन नहीं चला करती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है बीजेपी के साथ मिला हुआ है, बीजेपी की कठपुतली है, बीजेपी के हाथों में खेलता है। इसीलिए तो पीड़ा है मेरी बात की। मैं, आप बैठे हो, आप में से कोई ये बता दो जो बात मैं कह रहा हूं उसमें कोई किंतु परंतु हो, कोई मेरी बात में आपको लगे कि नहीं अभय जी ये आप गलत आरोप लगा रहे हो, मैं आपकी बात को स्वीकार करके यहां से चला जाऊंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब मैं एलओपी था, उस वक्त में सुभाष चंद्रा का जो इलेक्शन था राज्यसभा का, उस इलेक्शन के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बैलेट पेपर पे स्टैंप क्यों नहीं किया, मोहर क्यों नहीं लगाई, टिक क्यों नहीं किया, क्यों खाली छोड़ के, किसकी मदद करना चाहता था? और चंद्रा किसका उम्मीदवार था? सबको पता है कि बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार था, उन्होंने उसका नॉमिनेशन फाइल कराया था। उसके बाद जो पेन बदला गया, आज भी रिकॉर्ड पे ये चीज कि पेन बदलने वाला असीम गोयल है और पेन दोबारा ला करके रखने वाला जो है वो जयप्रकाश है। ये तो वोटों के सीरियल नंबर है, उसमें साफ पता चलता है कि किस व्यक्ति ने कहा क्या शरारत करी है। ये रिपोर्ट मेरी है खुद की। हाँ, ये रिपोर्ट गलत नहीं है। नहीं, ये क्लियर है, सीरियल नंबर जो है उसमें साफ है। सबको पता है इस चीज का, हर व्यक्ति को पता है। चंडीगढ़ पुलिस की तो जांच की रिपोर्ट आनी ही नहीं थी ना। सरकार में बैठे लोगों ने नपुंसक बना रखा है, इस पुलिस डिपार्टमेंट को भी, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं बना रखा। तो आपके सामने इलेक्शन कमीशन जो है आज क्यों ये भाग रहे हैं भाई इलेक्शन कराने से? आज कौन सा, आप मुझे ये बताओ ना कि कोरोना की कौन सी महामारी, आज सब कुछ तो खुला है, आज कौन सी चीजें बंद है? रोज कहते हैं लॉकडाउन बढ़ा दिया, किस चीज का लॉकडाउन बढ़ा दिया आप लोगों ने? आज सब कुछ खुला है कि नहीं है? फिर लॉकडाउन किस चीज का है? लेकिन भागते हैं। पंचायत के चुनाव की डेट निकाल रखी है, इलाहाबाद तो उपचुनाव क्यों नहीं कराते? कराओ। ये कांग्रेसी डिमांड क्यों नहीं करते इलाहाबाद के उपचुनाव की? इसलिए नहीं करते कि ये जैसे बीजेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहेगी ये वैसे चलेगा। इसने अपने बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए, आपके सामने स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस के 19 एमएलए एक तरफ है, 11 एक तरफ है। अगर वोटिंग होती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का किसी कीमत पे राज्यसभा का मेंबर नहीं बनता। फिर वो 11 एमएलए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के के खिलाफ वोट डालते और ये राज्यसभा में नहीं जाता। बीजेपी ने जानबूझ करके कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। राजस्थान के अंदर कैंडिडेट खड़ा किया जहां इनके पास बहुमत नहीं था, जहां इनके पास वोट नहीं थे, जहां 20 वोट कम थे, वहां तो इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की। यहां 1 वोट चाहिए था, वहां इन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। इनको पता था कि 11-12 वोट ऐसे हैं जो हुड्डा को नहीं मिलेंगे, उसके बावजूद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? तो ये सारे मिले हुए आपस में, चोर चोर मौसेरे भाई है आज की तारीख में। तकलीफ मुझे हुड्डा से नहीं, अब हुड्डा को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से तकलीफ है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आ गए। हरियाणा के लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति जो उनका प्यार है, जो सम्मान है, आप देखना। 3 लहर कोरोना की सुनी मैंने। पहली लहर जब कोरोना की आई थी, उस लहर के अंदर सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। उस लहर पे अगर किसी ने काबू पाया तो देश की जनता ने, सुन लो 1 मिनट भाई मेरे, जनता ने काबू पाया उसके ऊपर। जनता ने ही अपने आप को लॉकडाउन किया, जनता ने ही उसका इलाज किया कोरोना का। दूसरी जब लहर आई तो हालत ऐसी होगी सरकार की कि ना दवाई बची,
ना बेड बचे, ना ऑक्सीजन बची, ना इंजेक्शन बचे, कुछ भी नहीं, ना वेंटिलेटर बचा। हाथ खड़े हो गए थे कि नहीं हो गए थे? सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल खत्म थी। इस पे भी लोगों ने काबू पाया। और अब तीसरी लहर के लिए अभी से लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई उस चीज का इलाज ही नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पहली लहर आई है, 1 मिनट बाबा कर लेना, पहली लहर आई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। अभी हमने 22 जिलों के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन करे और उन 22 के 22 जिलों के अंदर इस तपती धूप में 40-47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी हजारों लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए और कहीं मीटिंग में 1000 से कम की संख्या में लोग नहीं थे। हर जगह 200, 300, 500 लोग पार्टी में शामिल हुए। ये तो शुरुआत थी, पहली लहर आई है इंडियन नेशनल की। दूसरी लहर आएगी, अब चौटाला साहब जो लोगों के बीच में जाएंगे, तब आप देखना कितना बड़ा बदलाव इस प्रदेश में होगा। और तीसरी लहर नहीं आएगी हमारी, तीसरी सुनामी आएगी। ये जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस लहर में समुद्र से बाहर कैसे जाता है सारा गंद बंद निकल कर, हम छंटनी कर देंगे इनकी अच्छी तरह से। ये प्रदेश की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि नजर ही नहीं आएंगे। ये माइक लेना पड़ेगा या यहाँ जाओ मेरे पास। क्या कहते हैं? मैंने बहुत खुल करके आपको सारी बात बताई है कि हमारा बीजेपी, जेजेपी की जिसकी बात आप कर रहे हो, वो पार्टी आज राजनीतिक दल नहीं है, वो एक लुटेरों का गिरोह है। हर व्यक्ति हमारे प्रदेश का, इस देश का, जो हरियाणा के बारे में संबंध रखता है, वो खुल के ये कहता है कि आज सत्ता में बैठे लोग जो है वो लुटेरे हैं, वो अपराधी किस्म के लोगों के संरक्षण करने वाले लोग हैं। और हमने चीफ मिनिस्टर को, मैं तो चीफ मिनिस्टर मानता भी नहीं आज की तारीख में, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो जितने भी घोटाले हुए हैं उन घोटालों को कहीं सार्वजनिक करने की बजाय उनको दबा रहा है। तो इसका मतलब जो चोर उचक्के लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो लुटेरे हैं, आज ये उनका सरगना है। इसलिए मैं इसको चीफ मिनिस्टर नहीं मानता, उनका सरगना मानता। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है, इसका एक इतिहास है। चौधरी देवीलाल को तो राजनेताओं की नर्सरी कहा जाता है। जो आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, नहीं आएगा नए पैदा कर लेंगे, नए पैदा कर लेंगे। नर्सरी है हमारी भाई, आएगा उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। हाँ, नए नेता कौन पैदा क्यों नहीं होते? पैदा ही होते हैं नए। आप मुझे बता दो, इतिहास है ये तो भाई। जो बड़े नेता थे जिनके बारे में कहते थे कि इनके बिना देश नहीं चलेगा, वो तो चले गए, देश चल रहा है। आप सब लोगों के सामने है। अब ये तो वो जाने और उनका परमात्मा जाने, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहूंगा। लेकिन अगर कोई भूला भटका हमारा साथी फिर घर वापसी करना चाहेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसका वेलकम करेंगे। संपर्क राजनीति में सबके साथ संपर्क है, मेरे आप लोगों से भी तो संपर्क ही है।
तभी तो हम आपस में मिलते हैं लोग। आपने कहा था कि एलनाबाद का जो उपचुनाव होगा उसमें चौटाला साहब लड़ सकते हैं, क्या ऐसी कोई संभावना? अगर कोई पाबंदी नहीं हुई तो, क्योंकि सीट तो इलाहाबाद चौटाला साहब की थी, मैंने तो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जो सीट थी, उनकी जो जगह थी, लोगों का जो विश्वास भरोसा उन पे था, मैंने तो उनकी गैर मौजूदगी में उस विश्वास को बना के रखा है, टूटने नहीं दिया। कोई लीगल हिच हो सकती है। एक चीफ मिनिस्टर को 13 महीने सजा 5 वर्ष की थी, कंडीशन ये 6 वर्ष की थी। सिक्किम का जो चीफ मिनिस्टर है उसकी 13 महीने जब तक सजा को, मतलब 6 साल वाली कंडीशन को 13 महीने हुए थे। 4 साल 9 महीने पहले, 11 महीने पहले उनको अनुमति दे दी गई। अगर उनको दे दी गई तो फिर चौटाला साहब वाले में भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कानून तो सबके लिए एक है, कानून कोई अलग अलग नहीं है किसी के लिए। बिल्कुल करेंगे, अपील भी करेंगे। हमने अपने जो लीगल सेल के लोग हैं, हमारे साथी जो हैं, उनके जिम्मे इस काम को लगाया। हमने कहा कि आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करो और जो जो अब तक के फैसले इस किस्म के इलेक्शन कमीशन के हैं उन सबको देखो। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जरूर जाएंगे और इलेक्शन कमीशन से ही मुझे लगता है कि सारा ठीक होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होगी तो कोर्ट भी जा सकते हैं। आपने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और आपने ये भी कहा कि कोई जुमला मिश्रा दोबारा से पार्टी में आना चाहे तो आप स्वागत करें। मैंने नाराजगी तो करी नहीं, मैंने कहा नाराजगी जाहिर की। चौटाला और दिग्विजय चौटाला के प्रति तो अगर दोबारा से एक होने की क्या कोई संभावना या गुंजाइश मान सकते हैं, करते हैं? किसकी बात कर रहे हो आप? चौटाला जी के बाहर आने के बाद किन लोगों की बात कर रहे हो? क्या दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला? मैं जानता ही नहीं कौन दुष्यंत, कौन दिग्विजय। आप किन का जिक्र कर रहे हो? कोई अच्छे लोगों की बात करो। हम जिला परिषद का चुनाव जो है सिंबल पे लड़ेंगे, नगर पालिका और नगर परिषद का चुनाव भी सिंबल पे लड़ेंगे। सरपंच का चुनाव नहीं लड़ेंगे हम। सरपंच का चुनाव तो गांव के लोग आपस में अपनी मर्जी से फैसले करते हैं किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, लेकिन ये राजनीतिक चुनाव है, इनको राजनीतिक तौर पे लड़ेंगे। सरकार डरी हुई है, इसलिए इसको डिले कर रही है। मैं चीफ मिनिस्टर की किसी बात को महत्व नहीं देता आजकल, इसलिए नहीं देता कि मैं रोज अखबार पढ़ता हूं सुबह, और आपके हर अखबार के अंदर चीफ मिनिस्टर की नई से नई ऐड लगी होती है। हर रोज एक नया झूठ बोलता है। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने हर रोज सुबह, लोग परमात्मा का नाम लेते हैं झूठ बोलते हैं, इसलिए मैं ध्यान नहीं देता इन बातों। तो मुट्ठी भर लोग रह गए तो मुख्यमंत्री खड़ा कर देना उनको। मुख्यमंत्री फिर रोज कहता है, धमकी देता है, डराता है, तो फिर उनको खड़ा कर दे। मुख्यमंत्री के पास बहुत बड़ी फोर्स है? फिर मुख्यमंत्री को फोर्स का यूज करना चाहिए, पता लगे ना मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं जाता कहीं कार्यक्रम बना के? किसान नहीं है तो इस प्रदेश में कहीं मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि मैं आज फलाने गांव के अंदर कार्यक्रम करने जाऊंगा, और जाए, उसको पता लगेगा किसान इस प्रदेश में है कि नहीं है, वो एहसास हो जाएगा। कैमला में एहसास नहीं हुआ मुख्यमंत्री को? हो जाना चाहिए मेरे ख्याल। हिसार में, कैमला में, कई जगह पे तसल्ली हुई है। अब भी पता नहीं किस बैम में घूम रहे हैं बेचारे। मैं उन मुट्ठी भर लोगों के बीच में जाए तो सिर्फ फिर पता लगे वो मुट्ठी भर लोग हैं या वो इस देश का अन्नदाता है, वो एहसास करा देगा। बहुत धन्यवाद। आओ आपको चाय पिलाता हूं, छोड़ो, बहुत सवाल हो गए।
ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।